कर्मभूमि के मंच से मैं प्रीति अज्ञात अपनी साथी नीरजा भटनागर एवं पूरी कर्मभूमि टीम के साथ में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। साथियों, जैसा कि आपको ज्ञात ही है कि आज हम यहाँ आदरणीय अश्विन मैकवान जी के प्रथम काव्य संग्रह के विमोचन के लिए उपस्थित हुए हैं। पुस्तक का नाम है नीरखूं तने मारी कवितानी केडिए, अर्थात मैं तुम्हें अपनी कविताओं के पथ पर निहारता हूँ। ये जो द्विभाषी पुस्तक है, इसमें अश्विन जी की गुजराती भाषा में लिखी कविताएं संकलित हैं। साथ ही इनका अंग्रेजी भाषा में जो अनुवाद है वो भी इसमें सम्मिलित किया गया है। अनुवाद गुजराती साहित्यकार एवं अनुवादक स्मिता ध्रुव जी ने किया है और ये जो पुस्तक है इसका संकलन और संपादन मल्लिका मुखर्जी ने किया है, जो कि बहुभाषी साहित्यकार एवं अनुवादक है। आप दोनों से ही आगे विस्तार से इस पुस्तक पर हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, अश्विन जी की जो कविताएं हैं उनके बारे में तो हम अभी जानेंगे और इस पुस्तक के बारे में भी जानेंगे, लेकिन उनके बारे में एक जानकारी आपको देना चाहूंगी जिन्हें नहीं पता है उनके लिए, कि वे अपने कॉलेज के दिनों में थिएटर भी किया करते थे और कुछ एक गुजराती धारावाहिकों में भी उन्होंने काम किया है। साथियों, गुजराती फिल्मों की एक सुप्रतिष्ठित अभिनेत्री हैं अन्नपूर्णा शुक्ला जी। अन्नपूर्णा जी ने कूख, गुजू भाई द ग्रेट और चोर बनी थरगाट करे, रेवा जैसी फिल्मों में अभिनय किया है। उनकी 2018 की एक फिल्म है रोमांटिक ड्रामा ऑक्सीजन। अन्नपूर्णा जी जो हैं उनकी भी अभिनय यात्रा पहले कॉलेज में नाटकों से ही शुरू हुई थी और वे भी उसी भवंस कॉलेज की छात्रा रही हैं जहां से अश्विन जी ने पढ़ाई की थी। तो वहां जो यूथ फेस्टिवल होते थे उसमें उन्होंने अश्विन जी के साथ बतौर नायिका अभिनय किया है। तो हम चाहते थे कि अन्नदा जी अतिथि के रूप में वे भी इस कार्यक्रम में शामिल हों और हमने उन्हें आमंत्रित किया था, लेकिन एक फिल्म की शूटिंग है उसमें व्यस्त होने के कारण वे हिस्सा नहीं ले पाई। लेकिन उन्होंने अपना शुभ संदेश भेजा है। आइए हम उनका ये संदेश सुनें। Give me a second, मैं कर रही हूँ। Yes, sure. उनकी भी काफी यादें जुड़ी हुई हैं अश्विन जी के साथ में, वो यहाँ होती तो और भी अच्छा रहता। वीडियो के प्ले होने का इंतजार कर रहे हैं हम लोग, शुरू होने वाला है। નમસ્કાર, હું અન્નપૂર્ણા શુક્લ આપ સૌને આજે એક એવા રંગકર્મીની ઓળખ આપવા જઈ રહી છું જે એક નક્ષીક અદ્ભુત રંગકર્મી રહ્યા છે। હા, શ્રી અશ્વિન મેકવાન। કર્મભૂમિ સાહિત્ય કલા અને સંસ્કૃતિ અમદાવાદ ના મંચ ઉપરથી આજે શ્રી અશ્વિન મેકવાનના દ્વિભાષી કવિતા સંગ્રહ નિરખું તને મારી કવિતાની કેડીએ નું ઓનલાઈન લોકાર્પણ થઈ રહ્યું છે। लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया निवासी नीरजा जी, इसको कंप्यूटर के वॉल्यूम पे डालिए। आप हेडफोन या हैंड्स फ्री पेन के बैठे हैं तो उसको निकाल दीजिए। नहीं आ रही है। आप देखिए कुछ हेडफोन वगैरह तो कनेक्टेड नहीं है उससे।
अब देखिए मैं दोबारा कर रही हूँ। નમસ્કાર, હું અન્નપૂર્ણા શુક્લ આપ સૌને આજે એક એવા રંગકર્મીની ઓળખ આપવા જઈ રહી છું જે એક નકશીક અદ્ભુત રંગકર્મી રહ્યા છે. आवाज आ रही है? હા, શ્રી અશ્વિન મેકવાન. કર્મભૂમિ સાહિત્ય કલા અને સંસ્કૃતિ અમદાવાદ ના મંચ ઉપરથી આજે શ્રી અશ્વિન મેકવાનના દ્વિભાષી કવિતા સંગ્રહ નિરખું તને મારી કવિતાની કેડીએ નું ઓનલાઈન લોકાર્પણ થઈ રહ્યું છે. લોસ એન્જલસ કેલિફોર્નિયા નિવાસી શ્રી અશ્વિનભાઈ 24 જૂન 2020 રોજ આ ફાની દુનિયાને અલવિદા કહી ગયા. પણ એક સુંદર મજાની વાત આપને કરવી રહી. તેમના મિત્ર મલ્લિકા મુખર્જીએ વતનની યાદમાં લખાયેલા તેમના ગુજરાતી કાવ્યોને અંગ્રેજી અનુવાદ સાથે તથા કાવ્યને અનુરૂપ સુંદર રેખાચિત્રો સાથે સુંદર પુસ્તકનું એક અદ્ભુત સ્વરૂપ આપ્યું છે. આ કાર્યક્રમમાં અતિથિ તરીકે રહેવાની મને ખૂબ ઈચ્છા રહી. સુંદર મજાનું આમંત્રણ પણ મળ્યું, પણ એક ફિલ્મના શૂટિંગ દરમિયાન હું રોકાયેલી હોવાથી હાજર રહી શકતી નથી. તો આ ઓડિયો દ્વારા આપ સૌને અને નિરખું તને મારી કવિતાની કેડીએ ના એક અનેરા સ્વરૂપને અને કર્મભૂમિ સાહિત્ય કલા અને સંસ્કૃતિ અમદાવાદને ખૂબ ખૂબ દિલથી અભિનંદન પાઠવું છું. શ્રી અશ્વિનભાઈ આપણે તો ફાની દુનિયા છોડીને ચાલ્યા ગયેલાને સ્વર્ગસ્થ કહીએ છીએ, પણ ના, અશ્વિનભાઈને એક અમરત્વ જો આપ્યું હોય તો નિરખું તને હું કવિતાની કેડીએ એને એક અમરત્વ આપીને મલ્લિકા મુખર્જીએ જે એમના પરિવાર મિત્ર રહ્યા છે, ખૂબ જ અંગત મિત્ર, મારા પણ ખૂબ જ અંગત મિત્ર, એમણે ખૂબ ઉમદા કામ કર્યું છે અને આજીવન એક સ્થાન આપ્યું છે. મિત્રો, એક કહેવાની વાત તો રહી જ ગઈ. This takes me back again to my memory lane, remembering the wonderful actor I had ever seen and who had been my first actor, my first hero of my first commercial play, The Trap. It was in the beginning of my college years when I started my theatre work. Ashwin Bhai was my hero, a wonderful, a great actor who always believed in perfection. Love you, Ashwin Bhai. Thank you for whatever you have given to the wonderful literature world. Thanks a lot. तो ये थी आदरणीय अन्नपूर्णा जी. अन्नपूर्णा जी, अगर आप यहाँ आ पाती तो वो आनंद ही अलग होता. लेकिन इतनी व्यस्तता के बावजूद भी आपने समय निकाला और अपना संदेश भेजा. इसके लिए कर्मभूमि आपकी बहुत बहुत आभारी है. आपका बहुत बहुत शुक्रिया. आगे बढ़ते हैं. अब पुस्तक विमोचन का समय आ गया है, तो आप में से जिनके भी पास यह पुस्तक है उनसे अनुरोध है कि कृपया इसे हमारे सामने, सब दर्शकों के सामने प्रस्तुत करें, और यदि कोई इस पल को कैमरे में उतार सकता हो तो वो हमारा अग्रिम आभार भी स्वीकार करें.
धन्यवाद आप सभी का। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम ही है कि ये जो पुस्तक है इसका संकलन एवं संपादन मल्लिका मुखर्जी जी ने किया है। मल्लिका जी स्वयं एक शानदार लेखिका हैं। आपको कई विशिष्ट पुरस्कार प्राप्त हो चुके हैं। आपका कविता संग्रह है, संस्मरण, उपन्यास, ये सब प्रकाशित हो चुके हैं। और आपको बता दूं कि कर्मभूमि के मंच का जो पहला साहित्यिक कार्यक्रम था उसमें अश्विन जी और मल्लिका जी का जो बहुचर्चित चैट उपन्यास है यू एंड मी द अल्टीमेट ड्रीम ऑफ लव, उसका विमोचन किया गया था। और आज मल्लिका जी के अथक परिश्रम के कारण अश्विन जी के इस कविता संग्रह का विमोचन हो पाना संभव हुआ है। मल्लिका जी को बधाई, अश्विन जी के सारे परिवार को बधाई। और मल्लिका जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद प्रीति। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। सर्वप्रथम मैं मंच पर उपस्थित हमारे आमंत्रित मेहमान आदरणीय अन्नदा पाटनी जी, स्मिता ध्रुव जी, पंकज त्रिवेदी जी, अंकुर सुचक जी और जो भी मित्र आज हमसे जुड़े हैं और इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, उन सभी मित्रों का मैं दिल से कुछ करो। नहीं ठीक है, अभी थोड़ा नेटवर्क गया था, बट बोलिए। हाँ, ठीक है। अश्विन मेकवान लिखित द्विभाषी काव्य संग्रह का ऑनलाइन लोकार्पण करने के लिए मैं आज कर्मभूमि अहमदाबाद का दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। प्रिय नीरजा भटनागर तथा प्रीति अज्ञात दोनों ने मिलकर कर्मभूमि नामक एक ऐसे सुंदर सेतु की रचना की है जो साहित्य, कला और संस्कृति के सारे आयामों को एक ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। आज इस काव्य संग्रह के विमोचन के शुभ अवसर पर मुझे सबसे पीड़ादायक जो अनुभूति हो रही है कि जिन्हें सबसे ज्यादा खुश होना चाहिए था वो हमारे मित्र इस काव्य संग्रह के कवि अश्विन मेकवान अब इस दुनिया में नहीं है, तो ये बात मुझे बड़ी पीड़ादायक लग रही है। लेकिन मुझे विश्वास है कि वे ईश्वर के दरबार से इस कार्यक्रम को देख रहे हैं और खुश भी हो रहे हैं। उनका शुभ संदेश अभी आपने सुना। गुजराती नाट्य जगत एवं गुजराती फिल्मों की प्रसिद्ध अभिनेत्री मेरी प्रिय सखी अन्नपूर्णा शुक्ल जी, आपने अश्विन के साथ रंगमंच साझा किया है। आज कॉलेज के वे सुहाने दिन भी मुझे याद आ रहे हैं जब आप लोग भवंस कॉलेज के गीता हॉल में नाटकों के रिहर्सल करते और मैं चुपके से एक कोने में अहोभाव से आपके रिहर्सल देखती। और आप शूटिंग में व्यस्त होने के कारण उपस्थित नहीं हो पाई, लेकिन आपके शुभ संदेश ने इस कार्यक्रम को गरिमा प्रदान की है। आपको खूब खूब प्यार और आपका खूब खूब आभार। मल्लिका जी, अश्विन जी से आपका परिचय और जो दोस्ती है उसके बारे में तो आपने आपका जो चैट उपन्यास है उसमें काफी विस्तार से लिखा गया है, लेकिन वे लोग जो उनसे परिचित नहीं हैं या जो कि जिन्होंने वो उपन्यास नहीं पढ़ा है, उनके लिए मैं चाहती हूँ कि आप हमारे दर्शकों और पुस्तक के पाठकों के लिए अश्विन जी के बारे में थोड़ी सी जानकारी दें। जरूर। आज मंच से मैं अश्विन की मुलाकात के संदर्भ में कहना चाहूंगी कि वर्ष 1972 में एसएससी पास करने के बाद मेरा बीडी महिला कॉलेज में पढ़ना तय था, क्योंकि माँ नहीं चाहती थी कि मैं किसी को एजुकेशन कॉलेज में पढूं। लेकिन हुआ ये कि मेरी सहेली रीना चक्रवर्ती, जिसने मेरे साथ ही एसएससी पास किया था और उसे साइंस में पढ़ना था, तो वो अपने पापा के साथ मुझे भी अहमदाबाद की भवंस कॉलेज में ले गई और साबरमती के तट पर खड़ी भवंस कॉलेज ने मुझे इतना आकर्षित किया कि मैंने मम्मी पापा से जिद करके भवंस कॉलेज के आर्ट विभाग में अपना एडमिशन लिया। और योगानंद अश्विन भी उसी कॉलेज के विद्यार्थी थे और मेरे क्लासमेट भी थे।
वे उस समय भी एक एक्टर थे और यूथ फेस्टिवल के नाटकों में या गुजराती फिल्मों में भी काम कर रहे थे। तो मैं उनसे, उनकी एक्टिंग से भी बहुत प्रभावित थी और उनका जो अद्भुत एक आकर्षक व्यक्तित्व था, जिसके बहुत सारे दीवाने थे उस समय, उनमें से मैं भी एक थी और वे मुझे बहुत पसंद थे। सच कहूं तो वे मेरे टीन एज का प्रथम प्रेम थे, लेकिन मैं उनको ये बात कभी नहीं कह पाई। हमारे बीच औपचारिक बातें कभी कभार हुई, लेकिन इस तरह से धीरे धीरे कॉलेज के 4 साल बीत गए और हमारे रास्ते भी अलग हो गए। और फिर 41 वर्षों के बाद में, एक लंबे अंतराल के बाद में, आपकी सोशल मीडिया, फेसबुक के द्वारा मैं कहूंगी कि आपकी मुलाकात उनसे हुई। इस अनोखी घटना के बारे में भी थोड़ा सा जानकारी दीजिए। बिल्कुल, मैं ये भी कहना चाहूंगी कि पढ़ाई के बाद मुझे एक अच्छी जॉब मिल गई और मैं जॉब में व्यस्त हो गई। फिर मेरा विवाह भी हो गया और मैं संसार में भी व्यस्त हो गई। लेकिन पता नहीं क्यों मेरे मन में एक जो रिग्रेट था और एक कसक थी कि मुझे उस, जो व्यक्ति मुझे बहुत पसंद है, जिसकी एक्टिंग से मैं बहुत प्रभावित हूँ, तो मुझे एक बार उन्हें कहना चाहिए था। और ये जो न कह पाने की पीड़ा है वो मेरे मन में रह गई। और मैंने कॉलेज की एक पत्रिका निकलती थी हमारी कॉलेज से, उसमें उनकी बतौर एक्टर एक तस्वीर छपी थी। उस तस्वीर को मैंने, उस मैगजीन को मेरे साथ रख के मैंने उनकी यादों को सुरक्षित कर रखा और ऐसा सोचती भी थी कि कभी मिल जाए, अब वो डर नहीं रहा टीन एज का, तो मैं उनको बता सकूंगी कि आप मुझे बहुत पसंद थे। और पता नहीं किस्मत से 41 वर्ष के बाद वे मुझे फेसबुक पर मिले और ये जो उनसे दोबारा मुलाकात हुई वो मेरे जीवन की सबसे चकित करने वाली घटना रही। और चैट से ही मुझे पता चला कि वो पिछले 33 साल से अमेरिका के लॉस एंजेलिस शहर में रहते हैं। और आज मुझे कहने में कोई संकोच नहीं हो रहा कि इस मुलाकात ने मेरे मन पर इतना गहरा प्रभाव डाला कि जिसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। लेकिन फिर भी मैं इतना जरूर कहूंगी कि हमारा मिलना सिर्फ मिलना नहीं था, हमें बहुत कुछ कहना था, बहुत कुछ सुनना था, अपने मनोभाव व्यक्त करने थे और दोनों को मिलकर एक चैट उपन्यास भी लिखना था और एक सुंदर मैत्रीपूर्ण रिश्ते में बंधना भी था, ऐसा मैं मानती हूँ। जी, और क्या खूब लिखा है आप दोनों ने, हम सब ने उस उपन्यास को पढ़ा है और सब साक्षी हैं उसके। मल्लिका जी, आपकी उनसे मुलाकात हुई, इतने वर्षों के बाद हुई, तो क्या आप ये मानती हैं कि हमारे जीवन में हम जिन लोगों से मिलते हैं वो क्या मात्र संयोग होता है या इसके पीछे और भी कारण होते हैं? नहीं, मैं बिल्कुल मानती हूँ प्रीति कि जितने लोगों से हम मिलते हैं वह मात्र संयोग नहीं होता, उसके पीछे कोई अलौकिक शक्ति भी काम करती है। मैं तो ये भी मानने लगी हूँ कि कौन सा व्यक्ति कब किस समय हमारे जीवन में आएगा वह भी पहले से निर्धारित होता है। और मुझे कई बार ऐसे अनुभव भी हुए हैं कि मैं किसी जीवन में कहीं कोई निर्णय नहीं ले पा रही हूँ और ऐसे समय में मुझे कोई ऐसी व्यक्ति मिली जिसने थोड़ी देर मुझसे बात करके मुझे अपना, मेरा पथ बता के वो चली गई और उस व्यक्ति से मैं दोबारा जीवन में कभी नहीं मिली। और कभी ऐसा भी हुआ है कि मैं किसी समस्या से जूझ रही हूँ और पूरी तरह हार मान चुकी हूँ, तब कोई व्यक्ति मेरे जीवन में आया और मुझे आगे बढ़ने के लिए हौसला दिया। इसी तरह से अश्विन से मुलाकात इतने लंबे वर्षों के बाद भी मैं उसे भी एक अनोखी घटना मानती हूँ और हो सकता है ये पहले से निर्धारित था कि मैं उनसे दोबारा इस जीवन में मिलूंगी, वो भी आभासी दुनिया में, हकीकत में तो नहीं मिल पाई। जी, मेरा भी यही यकीन है कि कुछ लोग हमारे जीवन में देवदूत की तरह ही अवतरित होते हैं, हमारी निराशा को नई उम्मीद देते हैं, हमारा हौसला बन हमारे साथ रहते हैं। मल्लिका जी, आप दोनों ने मिलकर अपने संवादों को तो एक उपन्यास का रूप दे दिया, लेकिन अश्विन जी, उनको कविता लेखन में कैसे रुचि पैदा हुई? क्या वो पहले से भी लिखते थे?
और ये जो काव्य संग्रह है, इसकी कविताओं को संकलित करने की पूरी प्रक्रिया के बारे में बताइए। क्या क्या कठिनाई हुई या क्या आपने इसकी पद्धति अपनाई? चैट करते हुए ही उन्होंने मुझे बताया कि वे अपनी डायरी में कविताएं लिखते थे अमेरिका में। तो फिर हमने कविता पर चर्चा शुरू की और वर्षों पहले एक अंग्रेजी कविता लिखी थी जो वहां की कोई पत्रिका में पब्लिश हुई थी। उन्होंने उस कविता की फोटोकॉपी लेकर मुझे भेजी और वो एक प्रकृति पर इतनी सुंदर कविता थी कि मुझे बहुत पसंद आई। तो फिर हमने कविता पर चर्चा शुरू की। तो वे अपनी डायरी में लिखी हुई कविताएं और कुछ नई भी उसको गुजराती में वो नोटपैड पर लिखते और फोटोकॉपी लेकर मुझे भेजते और ये भी कहा कि अगर कोई गलती हो, कोई शब्द बदलना हो तो सुधार देना। उनकी गुजराती कविताओं में आंचलिक भाषा के शब्द भी होते थे और मैं गुजरात के गांवों में ही पली बड़ी हूँ, तो मुझे आंचलिक शब्द समझने में परेशानी नहीं होती थी और ऐसी कोई सुधार की आवश्यकता भी नहीं पड़ी। तो धीरे धीरे ऐसे उनकी कविताएं मेरे पास संकलित होने लगी और एक बार उन्होंने ये भी कह दिया कि मैं चाहता हूं कि मेरा एक काव्य संग्रह भी प्रकाशित हो। तो मैंने कहा मैं आपको जरूर मदद करूंगी और वे एक बार भारत भी आना चाहते थे, लेकिन नियति ने उन्हें अनुमति नहीं दी और 24 जून 2020 के दिन वे अनंत के मार्ग पर चल दिए और मैंने उनसे किया हुआ वादा निभाया और उनकी कविताओं को संकलित करके एक पुस्तक का रूप दिया। जी, उनसे मिलने की इच्छा तो हम सभी की थी। कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में हम सबने उन्हें आमंत्रित किया था उस उपन्यास के बाद में। उनसे मिलना भी चाहते थे और जहां तक आपका सवाल है तो हम सब इसके साक्षी हैं कि उनसे जो आपकी मित्रता है उसको आपने बहुत सच्चे मन से निभाया है और अभी भी निभा रही हैं। ये जो संग्रह है मल्लिका जी, इसमें 25 कविताएं हैं जैसा कि मुझे पता है, और इसकी कोई एक कविता जो कि आपके दिल के बेहद करीब हो, आप उसके बारे में बताना चाहेंगे? वैसे तो सारी कविताएं बहुत अच्छी है, दिल को छूने वाली है और अधिकतर उन्हें वतन न आ पाने का जो दुख था उसी पर वे कविताएं ज्यादातर लिखते थे। लेकिन एक कविता के बारे में बात करते हुए आश्चर्य की बात ये हुई कि लॉस एंजल्स में रहते हुए भी वे मेरे साथ जब अहमदाबाद की बात करते और पूछते अहमदाबाद अब कैसा है, कि कितना परिवर्तन आया है, तो इस तरह से बात करते करते उन्होंने मुझे मातृभूमि के साथ इस कदर मिक्स कर दिया कि मैं जैसे उनकी मातृभूमि का पर्याय बन गई और मैं उनके शहर की वाणी बन गई। तो इस तरह से जिस तरह वो कविताएं लिखने लगे, और एक कविता जो मैं यहाँ जरूर उसका एक अंतरा बताना चाहूंगी कि एक कविता में उन्होंने लिखा है, उनको ऐसे लगता था कि मैं उनके जीवन में आई तो जैसे उनका वतन उनसे मिलने आया। तो उसमें एक कविता में उन्होंने लिखा है कि तू आवी तो जाने मारू एक गाम आव्यो मारे आंगणे। और उस कविता का एक अंतरा जो है आपको गुजराती में बताती हूँ कि थाળી પીરસવાની વાત એ નહોતી, મોડી રાત સુધી રાહ મારી જોતી, તું આવીને જાણે વહાલી એ माँ આવી मारे आंगण। मतलब माँ को याद करते हुए उन्होंने लिखा कि सिर्फ थाली परोस कर देने की बात नहीं थी, लेकिन माँ देर रात तक मेरा इंतजार करती थी। अक्सर वे शूटिंग से या रिहर्सल से देर से घर पहुंचते होंगे जब उनकी माँ जागी बैठी रहती थी उनके लिए। तो मेरे साथ मेरी मुलाकात से उन्हें ऐसा लगा कि उनकी माँ उनको मिलने पहुंची है। और ये जो इस पंक्तियों को जब मैं पढ़ती हूँ ना तो मेरे मन में एक अद्भुत वात्सल्य की अनुभूति होती है। पता नहीं क्या जादू था इस संबोधन में कि हमारी भावनाएं शुद्धतम रूप में एक मंदिर बन गई। वाह, कितनी कोमल और पवित्र भावनाएं हैं ये कि सिर्फ थाली परोसने की बात नहीं थी, माँ मेरे लिए रात भर जागती रही। मल्लिका जी, अभी हम सहयोग का जिक्र कर रहे थे, आपने कहा भी कि ये सब पूर्व निर्धारित होता है, तो नियति या डेस्टिनी है, उसमें आपको क्या लगता है कि विश्वास करना चाहिए? आप करती हैं उस पर?
पहले मैं ये सब नहीं मानती थी प्रीति, लेकिन मेरे जीवन के अनुभवों से मुझे ये लगने लगा है कि प्रकृति के विधान में जो लिखा है ना, संयोग भी वैसे ही बनते जाते हैं और उसी के अनुसार हम कार्य करते हैं। नहीं तो तुम सोचो कि संसार के सारे दायित्व ईमानदारी पूर्वक निभाते हुए एक पत्रिका को 45 साल तक अपने पास सुरक्षित रखना कैसे संभव होता। इसके पीछे कुछ ना कुछ नियति। और दूसरा कि संयोग और नियति के बारे में एक और घटना का मैं जिक्र करना चाहूंगी कि मेरे पापा भी अखंड भारत के पूर्व बंगाल के निवासी थे और देश विभाजन के बाद उनको पश्चिम बंगाल आना पड़ा। वहां से जॉब लेकर वे गुजरात में आए और 1950 के बाद वे कभी अपने वतन नहीं जा पाए और वे वतन की याद इसी तरह मुझसे शेयर करते थे और जीवन के अंत तक उन्होंने अपने वतन को याद किया। ठीक उसी तरह अश्विन अमेरिका जाने के बाद 1986 के बाद कभी अहमदाबाद नहीं आ पाए, तो उनके मन में भी वही दुख था। और जब मैंने दोनों का कंपेयर किया तो मुझे लगा कि दोनों ने, मेरे पापा और अश्विन ने 34 साल अपने वतन की याद में बिताए अपने जीवन के अंत तक। और मैंने 2013 में बांग्लादेश का दौरा किया मेरे मौसा मौसी के साथ और वहां से आकर मैंने यात्रा संस्मरण लिखा, मेरा स्वर्णिम बंगाल। और ठीक इसी तरह अश्विन के वतन की यादों की कविताओं को संकलित करके मैंने ये काव्य संग्रह तैयार किया। और आश्चर्य की बात ये हुई कि दोनों पुस्तक इसी महीने प्रिंट हो पाई, एक साथ प्रकाशित हुई। और इसे मैं इस तरह देखती हूँ कि दोनों की एक सी चाहत थी कि प्रेम अपनी पूर्ण क्षमता के साथ समस्त मानव जाति पर छा जाए। प्रेम एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से प्रेम न होकर समष्टि का प्रेम हो जाए। और उनका जो ये संदेश था, मैं अगर मुझे दुनिया तक पहुंचाना है तो मुझे उनके विचारों को लिपिबद्ध करना निहायत जरूरी लगा। और मैं मानती हूँ कि ईश्वर ने मुझे इस नेक काम में के लिए चुना। और अंत में मैं इतना कहकर अपनी बात पूरी करती हूँ कि आज के इस पावन अवसर पर अश्विन को मैं ये संदेश देना चाहती हूँ कि हमारी मित्रता हमारे लेखन में अमर रहेगी। और आपको आज इस मंच से हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए मैं प्रार्थना करती हूँ कि आप ईश्वर के दरबार में पूर्ण शांति का अनुभव करें। जी, हम सब भी यही प्रार्थना करते हैं मल्लिका जी। और यकीनन जैसा कि आपने कहा, ये मित्रता अमर रहेगी। अश्विन जी को हम सबका सलाम। और ये भी एक सच्ची बात है कि सच्चे मन से जुड़े जो दो इंसान होते हैं उनके बीच जो प्रेम होता है उसका उच्चतम और शुद्धतम रूप यही होता है, यही रिश्ता सर्वश्रेष्ठ है। आपका बहुत बहुत आभार मल्लिका जी कि आपने इस पुस्तक के बारे में जानकारी दी और इसके संकलन का इतना श्रम साध्य कार्य आपने किया। आपको भी बहुत बहुत बधाई। साथियों, अब समय आ गया है कि आपको हम हमारी मुख्य अतिथि आज के कार्यक्रम की आदरणीय अन्नदा पाटनी जी से मिलवाएं। उससे पहले मैं आपको उनका परिचय देना चाहूंगी। अन्नदा जी ने दिल्ली के इंद्रप्रस्थ कॉलेज से हिंदी ऑनर्स किया है और आपने 18 वर्ष की आयु में फ्रेंच नॉवलिस्ट आंद्रे जीद के उपन्यास के अंग्रेजी अनुदित से हिंदी में अनुवाद किया, जो कि साप्ताहिक हिंदुस्तानी पत्रिका है। उसमें प्रेम और प्रकाश नामक धारावाहिक के रूप में और फिर बाद में पुस्तक के रूप में भी प्रकाशित हुआ। आप आकाशवाणी इंदौर से कई वर्षों तक पहला कार्यक्रम में उनकी अनेक वार्ताएं प्रसारित हो चुकी हैं। 1998 में दक्षिण अमेरिका में सूरीनाम में तुलसीदास जी की 500वीं जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में जो समारोह आयोजित हुआ था, उसमें उस काल की ऐतिहासिक परिस्थितियों पर आप एक व्याख्यान भी दे चुकी हैं। दोस्तों, अन्नदा जी पद्मश्री यशपाल जैन जी की पुत्री हैं और आपने एक अंतर्दृष्टि नाम से एक पुस्तक है, उसमें उनके विचारों का संकलन किया है। साथ ही अपने बाबूजी की जन्म शताब्दी पर समर्पित एक पुस्तक है पूर्णाहुति, वो भी प्रकाशित की है।
आप साहित्य की लगभग सभी विधाओं में लेखन करती हैं। कविता आपको प्रिय है। स्टोरी मिरर और प्रतिलिपि ऑनलाइन मंचों द्वारा आप पुरस्कृत भी हो चुकी हैं। दोस्तों, जैसा कि होता है कि लेखक का झुकाव कला और संस्कृति के प्रति भी उतना ही होता है, तो आनंदा जी ने भी विवाह के 26 वर्ष के पश्चात सितार में एमए किया और आप ललित कला के अंतर्गत चित्रकारी, ऑयल एंड वाटर पेंटिंग, लेदर, बाटिक वर्क, ये सभी कलाओं में प्रशिक्षित हैं। ऐसी बहुमुखी प्रतिभा की धनी, सरल, सहज व्यक्तित्व की स्वामिनी आदरणीय अन्नदा पाटनी जी का स्वागत करते हुए हृदय आह्लादित है। आपका बहुत बहुत स्वागत है अन्नदा जी। बहुत बहुत धन्यवाद प्रीति। आपने तो बहुत बड़ा परिचय दे दिया मेरा। मैं नहीं सोचती कि मैं इस लायक हूँ। यहाँ मंच पर उपस्थित सभी विद्वज्जनों को मैं अभिवादन करती हूँ उनका, और मैं समझती हूँ कि हर एक अपनी प्रतिभा से बहुत ही आज अपने साहित्यिक शिखर पर पहुंच चुके हैं, और सभी को मेरा बहुत बहुत अभिवादन। और ख़ास तौर से प्रीति आपको और नीरजा भटनागर, मल्लिका मुखर्जी की बहुत आभारी हूँ, कर्मभूमि अहमदाबाद की, जिन्होंने इस विशेष अवसर पर मुझे मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया। और मैं फिर से पटल पर उपस्थित मैं पंकज त्रिवेदी जी को देख रही हूँ। मैं खुद तो मुझे नहीं दिख रही हूँ, तो मैं सबका अनुमोदन करती हूँ, सबको प्रणाम करती हूँ। तो आप लोगों को ये आश्चर्य हो रहा होगा कि अश्विन जी का ये इतना बड़ा एक हम आयोजन कर रहे हैं, उसमें मैं कहाँ से उनसे उनके लिए कुछ बोल पाऊँ। तो मैं जरूर ये कहना चाहूंगी कि कैसी विडंबना है कि बरसों से जिनके साथ हम रहते हैं उन्हें भी हम पूरी तरह नहीं जान पाते हैं, पर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो थोड़े ही समय में हमारे मन में विशेष स्थान बना लेते हैं। कुछ ऐसा ही मेरे और अश्विन मेघवान जी के साथ हुआ है। ये संयोग ही है कि मल्लिका मेरी फेसबुक फ्रेंड बनी। उनसे भी मैं मिली नहीं हूँ, लेकिन फेसबुक फ्रेंड है मेरी। उन्होंने मुझे चैट उपन्यास के बारे में बताया। मेरी जिज्ञासा देखकर मल्लिका ने यू एंड मी चैट उपन्यास की 2 प्रतियां मुझे अमेरिका में भेज दी। इस उपन्यास को पढ़कर मैं बहुत अधिक भावुक हो गई। मेरे अंदर भावनाओं का ज्वार भाटा हिलोरे लेने लगा और मन अकुलाने लगा, जिससे मेरी लेखनी ने मुझे इन भावों को अभिव्यक्त करने के लिए बाध्य किया। तो तुरंत मैंने इसकी समीक्षा लिखकर और मल्लिका को भेज दी। आश्चर्य तब हुआ जब मेरे पास अश्विन का ईमेल आया। मेरी समीक्षा से बेहद खुश थे। कहना ना होगा कि मेरी दिल खोलकर तारीफ लिखी, और मैंने फिर उनको सुझाव दिया कि इतना सुंदर उपन्यास है, इसका द्वितीय भाग भी लिखना चाहिए। शायद आगामी समय में आप लोग भविष्य में मिलें, और जो अब उसके बाद जो आदान प्रदान है उसका भी एक न एक दूसरा रूप हमको हमारे साथ साझा करें। तो उन्होंने कहा कि मुझे बड़ी खुशी है कि आपने सुझाव दिया, और हम ऑलरेडी इस पर कार्य करने का सोच रहे हैं और कार्य प्रारंभ कर ही रहे हैं। तो इस प्रकार हमारा पत्राचार आरंभ हुआ। मेरी फेसबुक पोस्ट पर उन्होंने सुंदर कमेंट्स भी दिए। तो मुझे ये तो पता था कि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, पर भी इतनी जल्दी चले जाएंगे मैंने नहीं सोचा था। उनके देहांत के बारे में सुनकर मैं स्तब्ध रह गई। इतने वर्षों के संघर्षों के बाद जब उनके मन में जीने की ललक उठी और तो वो चले गए, मन बहुत व्यथित रहा। कैसा दुखद संयोग है कि मैंने उनका अंतिम संस्कार ऑनलाइन देखा। आप अनुमान लगा सकते हैं कि मेरे मनस्थिति क्या रही होगी। आंखें नम रही और मन में आया कि जीते जी उन्हें नहीं देख सकी तो कम से कम अंतिम दर्शन तो कर पाऊं, पर ताबूत में बंद होने के कारण वो भी संभव नहीं हो सका। बस संतोष इस बात का है कि जाने से पहले अपनी भावनाओं को वो व्यक्त कर सके। यू एंड मी के माध्यम से उन्हें एक ठोस जमीन मिल गई जिस पर उन्होंने अपना पूरा हृदय खोलकर रख दिया। कितनी बेबाकी से निर्भीक होकर
इतने दिनों से दबे हुए अपने मन की व्यथा अभिव्यक्त कर पाए। ये वही व्यक्ति कर सकता है जिसका हृदय पवित्र होता है। इसका पूरा श्रेय मल्लिका को जाता है, जिन्होंने ये धरातल तैयार किया और अश्विन को आश्वस्त किया कि हर बात बेहिचक वो कह सकते हैं, लोग उनके मनोभावों को अवश्य स्वीकारेंगे। अश्विन और मल्लिका के परिवारों की भी इसमें बहुत अहम भूमिका रही है। तो एक बात जो उनके विचारों से, उनके ईमेल से सदा परिलक्षित हो पाई, वो था उनका देश प्रेम। मैं उनकी भावनाओं के साथ तादात्म्य में बैठा सकती हूँ, बैठा पाई भी, क्योंकि मैं स्वयं विदेश में रहकर वैसा ही अनुभव करती हूँ। मैं हमेशा कहती हूँ कि मैं सब कुछ छोड़कर यहाँ विदेश में आ बसी हूँ, पर मेरे साथ मेरा मन और मेरा वतन साथ आया है। मन में वतन समाया है और वतन और मन दोनों को कोई मुझसे नहीं छीन सकता। ये मेरी संपत्ति है। तो दोनों में ये अपने फिर ये सब मेरे मन में जब भावना आई तो मुझे लगा कि मैं कुछ पंक्तियां इसी आशय से लिख सकती हूँ और यही अश्विन जी को मैं समर्पित भी कर सकती हूँ। तो यहाँ में एक मेरी कविता है, उसका मैं कुछ अंश पढ़ रही हूँ। काफी लंबी थी तो मैंने कुछ पहले का छोड़ दिया है। तो शुरू मैं ऐसे कर रही हूँ। माना पश्चिमी संस्कृति ने हमें लुभाया है, माना पश्चिमी संस्कृति ने हमें लुभाया है, भौतिक सुख सुविधा का लालच देकर नवयुवकों को खींच पास अपने बुलाया है, पर अपना तो अपना होता है, जैसा भी हो, साफ सुथरा, अस्वच्छ, अव्यवस्थित, असुरक्षित, नया पुराना, कैसा भी हो, करते हम प्यार इसे, ये देश हमारा है, मंदिर सा, देवालय सा, ये देश हमारा है। इसकी चौखट पर है माँ की असीम ममता, इसकी चौखट पर है माँ की असीम ममता, वात्सल्य पिता का और संबंधों की अटूट संपदा, रत्न दिए अनमोल हमें बापू जैसे राष्ट्रपिता, वीरों की शौर्य गाथाओं से है इतिहास भरा, ज्ञान विज्ञान तकनीक और ललित कला हर क्षेत्र में भारत ने विश्व में नाम किया है। देश हमारी है अनमोल धरोहर, देश हमारी है अनमोल धरोहर, संभाल रखें पास अपने सहेज कर, मन में सदा बसाकर इसकी प्यारी मूरत, रहे जहां भी कभी ना भूलें इसकी सूरत। तो ये मेरे भाव थे, और क्योंकि अश्विन जी के भी यही भाव थे तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आज मैं ये अपनी पंक्तियां उनको समर्पित कर पा रही हूँ। फिर अश्विन लगभग 3 दशक से विदेश में रहे पर अपने देश को भुला नहीं पाए, ये तो आप सभी समझ गए हैं अब तक। वो कसक उनको हर समय कचोटती रही। मल्लिका को श्रेय देती हूँ कि उन्होंने अश्विन को अंदर के दर्द को बाहर निकालने का अवसर दिया। अश्विन द्वारा लिखित कविता संग्रह नीरखू तने मारी कवितानी केड़िए में लिखी सभी कविताएं किसी न किसी रूप में उनके वतन के प्रति प्रेम को दर्शाती हैं। मैं स्मिता ध्रुव को बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने अश्विन की इन कविताओं का अंग्रेजी में अनुवाद कर हम सब के लिए इन्हें सुग्राह्य सुपाठ्य बना दिया है। मैं गुजराती नहीं जानती तो मैं शायद उनका अर्थ नहीं समझ पाती, पर मेरे लिए इतना सहज हो गया उन सभी कविताओं को समझने के लिए। तो उनकी 2 कविताएं वैसे तो सभी कविताएं बहुत सुंदर हैं, पर उनकी 2 कविताओं का मैंने हिंदी अनुवाद कर आपके सामने प्रस्तुत करने की मैं कोशिश कर रही हूँ। हालांकि आपने वो पढ़ी भी होंगी। तो पहली है ओशन ऑफ लव, जैसा कि स्मिता जी ने उसका अनुवाद किया है। प्यार का सागर मेरी मातृभूमि, तुम मनोहर कविता हो, तुम मधुर गीत हो, मेरे हृदय के गिटार की सुंदर धुन हो। यहाँ उनका देखिए संगीत प्रेमी थे तो वो परिलक्षित हो रहा है। तुम हृदय की गिटार की सुंदर धुन हो, संगीतमय बोल हो, तुम्हारी यादों के मधुर झोंके जिंदगी जीने के योग्य बनाते हैं, मेरे जीवन की ये अंतिम परिणति है। तो ये उनकी छोटी सी कविता थी। फिर एक कविता है अगली, बस मैं उसके बाद अपनी बात समाप्त करूंगी। उसमें उन्होंने लिखा है कि मैं कैसे भूल सकता हूँ। स्मिता जी ने उसका ट्रांसलेशन किया है, हाउ कैन आई फॉरगेट। तो ये कविता मैं प्रस्तुत कर रही हूँ कि अब उन्होंने कितनी चीजों के, कितने दृश्यों का इतना सचित्र वर्णन किया है। वो आकर्षक रंगोली
वह आकर्षक रंगोली, वे जगमगाते दिए, बताओ मैं कैसे उन्हें भूल सकता हूँ। वे मेरी स्मृतियों में गुथे हुए हैं। नव वर्ष आता है, सब रस लाता है, बताओ कैसे उन्हें भूल सकता हूँ। मेरी स्मृतियों में गुथे हुए हैं। रंग रंगीली होली, यारों के संग मस्ती, बताओ कैसे उन्हें मैं भूल सकता हूँ। वे मेरी स्मृतियों में गुथे हुए हैं। नवरात्रि के गरबा नृत्य और मदहोश गुजरात, बताओ कैसे उन्हें भूल सकता हूँ। वे मेरी स्मृतियों में गुथे हुए हैं। मेरा प्यारा घर, मेरा प्यारा शहर, बताओ कैसे भूल सकता हूँ। वे मेरी स्मृतियों में गुथे हुए हैं। तो इन सभी आप आगे सभी कविताओं में इसी तरह के भाव हैं, लेकिन ये 2 कविताएं मैंने यहाँ सुनाना उपयुक्त समझा। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आज मेरे मन में एक शांति भी हुई है कि मैं आज इस विशेष अवसर पर इस पुस्तक के उनके कविता संग्रह के विमोचन पर यहाँ उपस्थित हो पाई हूँ। मैं इसके लिए बहुत आभारी हूँ कर्मभूमि और प्रीति अज्ञात और मल्लिका मुखर्जी की। और मैं ये मानती हूँ कि आज का ये आयोजन 2 दृष्टियों से बहुत महत्वपूर्ण है। जहाँ एक ओर अश्विन की रचना धर्मिता को पूर्णता प्राप्त हुई है, वहीं अवश्य ही उन्हें देश से दूर रहने की छटपटाहट से मुक्ति मिली होगी। ये मेरा अटल विश्वास है। कविता संग्रह के लोकार्पण का इससे उपयुक्त समय नहीं हो सकता था। आइए हम इस अवसर को पुस्तक उत्सव के रूप में मनाएं। मेरा दृढ़ विश्वास है कि अश्विन नभ के किसी कोने में यह सब अवश्य देखकर आनंदित हो रहे होंगे और हम सबको अपना स्नेह, प्यार और आशीर्वाद जिनको दे सकते हैं उनको दे रहे होंगे। उन्हें मेरी भावभीनी श्रद्धांजलि। बस मैं अपने आप को विराम देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत भावुक कर दिया अंजना जी आपने। बिल्कुल, हम लोग अश्विन की वजह से हम सब भी दिल से एक दूसरे से जुड़ गए। ये बहुत खुशी की बात है कि उनकी वजह से मुझे बहुत सारे मित्र मिले। उनके मित्र मेरे मित्र हो गए और मेरे मित्र उनके मित्र हो गए। ये बहुत बड़ी उपलब्धि जीवन की मैं मानती हूँ। जी बिल्कुल, सभी लोग भावुक हो गए हैं और ये सच बात है जो मल्लिका जी ने कही कि इस माध्यम से हम लोगों का रिश्ते जो हैं वो और प्रगाढ़ हो गए हैं और काफी हम लोग करीब आ गए हैं। मल्लिका जी का भी परिवार देखा जाए तो और बड़ा हो गया है, कई लोगों से जुड़ी हैं वो इसके माध्यम से। और आनंदा जी आपने बिल्कुल सही कहा कि अश्विन जी की रचना धर्मिता को पूर्णता प्राप्त हुई है। देखिए तभी तो आज उन्हीं की मातृभूमि में उनकी पुस्तक का विमोचन हो रहा है और देश से दूर रहने की जो उनकी छटपटाहट थी वो उनकी लेखनी के माध्यम से आज हम तक, उन्हीं के देशवासियों तक पहुंच रही है। कितना सटीक कहा है उन्होंने, बताओ मैं कैसे उन्हें भूल सकता हूँ, वे मेरी स्मृतियों में गुथे हुए हैं। उनके जो शब्द हैं ये उन सभी के हृदय की अभिव्यक्ति हैं जो कि अपने वतन से दूर हैं। आज यदि अश्विन जी यहाँ पर सशरीर उपस्थित होते तो बहुत प्रसन्न महसूस करते और हम सब उनकी मुस्कान के साक्षी भी बनते। लेकिन जैसा कि आपने कहा कि वे जहाँ भी हैं हमें देख रहे होंगे और उनके मन में जो कसक थी वो अवश्य दूर हो गई होगी, मेरा भी यही यकीन है। और आनंदा जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपके इन शब्दों के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आपको इस पुस्तक के बारे में बताया ही है कि ये जो पुस्तक है ये द्विभाषी पुस्तक है और इसमें अश्विन जी की गुजराती जो कविताएं हैं उनका अंग्रेजी में अनुवाद स्मिता ध्रुव जी ने किया है। अब मैं अपनी साथी नीरजा जी से अनुरोध करती हूँ कि वे इस विषय पर हमें और जानकारी दें। ओवर टू यू नीरजा जी। नमस्कार। जैसा कि अभी प्रीति ने बताया कि दिस बुक वाज रिटन इन गुजराती और इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन जो है वो स्मिता ध्रुव ने किया है। तो मैं स्मिता से ही इस बारे में ट्रांसलेशन का जो प्रोसेस है
और उस बारे में थोड़ी बात करना चाहूंगी। और बिफोर दैट लेट मी इंट्रोड्यूस स्मिता। शी इज अ वेरी वेल नोन राइटर इन गुजराती एंड इंग्लिश, और उनकी अभी एक जो लेटेस्ट बुक है डेस्टिनेशन काकोरी, उसका अभी कर्मभूमि पे ही बुक लॉन्च हुआ था फ्यू मंथ्स अगो, और वाकई वो बहुत ही दिल को छूने वाली किताब है। तो चलिए हम अब आगे बढ़ते हैं और इस के बारे में बात करते हैं जो स्मिता ने ट्रांसलेशन जो किया है। तो स्मिता, मैं actually जब when I was going through the book, most of the poems are related to the pain of immigration. जो लोग बाहर रहते हैं उनके दिल में अपने वतन के लिए जो दुख है वो काफी अच्छे से एक्सप्रेस करा इन बुक्स, इन पोएम्स में। तो ट्रांसलेशन करते हुए what emotions did you feel while translating these painful actually expressions? वो एक अपनी लैंग्वेज में लिखने में मातृभाषा में जो एक्सप्रेशन होता है उसको किसी और भाषा में ट्रांसलेशन करना इज लिटिल डिफिकल्ट। वो पर आप मैंने देखा कि वो आपने बहुत रियलिस्टिक वे में उसको ट्रांसलेट किया। तो हाउ वाज द प्रोसेस? धन्यवाद नीरजा जी। सबसे पहले धन्यवाद सभी का कर लेती हूँ, प्रीति जी, क्योंकि सबका अन्नदा जी की इतनी सुंदर स्पीच रही है, वातावरण भी कुछ ऐसा हो गया है, इमोशन से भरा हुआ है। तो निशा जी, नीता जी और ऑल द गेस्ट, सबका, पंकज जी, अंकुर जी का भी बहुत योगदान है इसके लिए। तो सभी को कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड स्पेशली टू माय डियर फ्रेंड मल्लिका जी फॉर कंपाइलिंग द पोएम्स ऑफ अश्विन जी एंड टू विश्वगाथा टीम एंड ऑल्सो टू मैकवान फैमिली। और हृदयपूर्वक श्रद्धांजलि अश्विन जी को। आपने बहुत सही कहा नीचा जी की ये इट वाज अ मिक्स बैग ऑफ emotions for me because it is such a natural process for any Indian। हम सुनते हैं every second house है, some बच्चे शायद वहाँ पढ़ रहे हैं या relatives है, तो थोड़ा वहाँ का glamour भी is also attracting, not glamour directly but some more knowledge, maybe seeking knowledge, वो भी एक है। There are pros and cons of the whole thing, but at the same time I mean like जब भी when we see successful people, Indians के फोटो देखते हैं, CEO बड़ी कंपनी में आ गए या इतने आगे बढ़ गए, we forget कि large number of NRIs who slog there to meet the two ends and spend whole life without visiting their home country, उनका क्या दर्द रहा होगा। So that is also, it was a very painful churning process, you know, there is nothing right or wrong, but each choice, staying in home country as a patriot और वहां जाके भी more patriotic, वो तो हमेशा एक debatable ही रहेगा। And this experience was difficult to like feel the emotions because the poet when he writes what he must have experienced, और उसके बाद में जो शब्द आते हैं, in few sentences he speaks of all his life's pains and processes। काफी it was not an easy process, let me be very honest, dealing with those emotions। बिल्कुल आपसे मैं एग्री करती हूँ इस बात में, क्योंकि वाकई किसी और के इमोशंस को फील करके और उसको दोबारा एक्सप्रेस करना इज नॉट एन इजी टास्क। अच्छा, इतनी पोएम्स में आपको कौन सी पोएम थी व्हिच यू फाइंड मोस्ट डिफिकल्ट टू ट्रांसलेट एंड एक्सप्रेस द ट्रू सेंस? This is such a good question and you have rightly captured the essence, क्योंकि there is one poem तलना ओथे सचवायो छु, तो that poem was और मैंने मल्लिका जी ने बताया कि अगर पहले आप इसका कर दो ट्रांसलेशन तो there will be, और I was completely it was shaken up कि तलना ओथे सचवायो अपनी लैंग्वेज, रीजनल लैंग्वेजेस depict meaning फ्रेजेस जो होते हैं, हमेशा उसका ट्रांसलेशन अंग्रेजी में करना है विद ऑल रिस्पेक्ट। फुल इंग्लिश भाषा का भी मुझे इतना ही आई रिस्पेक्ट इट सो मच, बट गुजराती आई वुड से सो दिस फ्रेज वाज सच कि तरणा ओथे सचवायो छु। आई हैड टू डिस्कस विद मल्लिका जी कि ये क्या कहना चाहते हैं कवि, इज इट पॉजिटिव, बिकॉज तरणा ओथे इतना सा छोटा तरणा होता है, माने ग्रास का एक पीस है, उसके पूरा कैसे संभल गए। फिर उसका that is how we ended up having the title which was positive in English, कि on a wonderful land I am,
तलना उसे सचवाई में मुश्किल से संभल गए और अंग्रेजी में the positivity is pronounced. So I'll just give you first and second last stanza ki how the poet has been feeling the negativity, and because Ashwin ji was always very positive about everything. Unki कहने की तरीका कुछ, if you go in depth, you come to know that internally he must have stayed so strong, you know. I would say that he was really die-hard optimistic. તોફાની ઝંઝાવાતોમાં ફસાયો છું, ગુજવાયો છું, ખબર નથી ક્યાં જવું અને ક્યાં આવી અટવાયો છું. That is the first sentence. In torrid storms, I'm trapped, confused, lost on the way, away from destination, stuck I am. तो हमें लगता है कि तो दुख भरी दास्तान है, but what in end it ends with ઢળતી વેલાએ ચાલી નિકળ્યો, હું હાથ ધરી તેના હાથમાં, ડૂબતાને જાણે મળ્યું તરણું, તરણા ઓથે સચવાયો છું. In the dusk of life, holding her hand, I started walking. The impossible happened. On a wonderful land I am. So very, very बहुत अद्भुत काव्य है. I really like this and amazed at his representation of the whole. थैंक यू सो मच स्मिता. अब एक मैं आपसे आखिरी जो सवाल पूछना चाहूंगी वो ये है कि यू आर एन एस्टेब्लिश्ड राइटर एंड आल्सो अ ट्रांसलेटर. So, which is more difficult, translating someone else's feelings or writing your own, script? So this question brings me to introspection. Both processes, because I started writing with children's short stories and in Gujarati for quite some time. And after some time, I switched over from writing from Gujarati to English. And I thought maybe mentally I was ready to experiment with different language or another language to write further in that language and express myself. Then having written few books in English and Gujarati and having translated poems and stories from Hindi to Gujarati, बच्चों के काफी poems I used to translate, Hindi to English and काव्य संग्रह थोड़े मैंने translate किए हैं, and Gujarati to English. I must say that it's a very challenging process. Mentally, it keeps you on toes to find out, because ये जो रहता है भावानुवाद, and especially also the poems, translating a poem and translating a prose are also a little bit different. जैसे poem is a भावानुवाद and you have to get under the skin or the mindset of a poet. तो वो काफी challenging hota hai. I really enjoy translating, but at the same time, when you say creative writing, that is, you have to talk to yourself. क्या कहना चाहते हैं, हमारा passion क्या है, और what purpose you want to portray towards as the book is ready, what message does it convey. तो I will be honest about saying that कि जो मैंने देश के अनामी शहीदों के बारे में लिखा, or the process of writing Destination Kakori, it was a very, very fulfilling process, and the book that came out, so I can't compare the two, but ये मेरा अनुभव रहा है. So thank you so much. And thank you, Smita. अब तो अश्विन जी के बड़े क्लोज फ्रेंड्स जो कि उनके साथ यूएस में एलए में ही रहते हैं, उन्होंने अश्विन जी की पोएम्स जो हैं वो गा के रिकॉर्ड करके भेजी है, तो आई विल शेयर दैट रिकॉर्डिंग. बट बिफोर दैट लेट मी इंट्रोड्यूस स्मॉल इंट्रोडक्शन द मुंशी कपल हु वर हिज फ्रेंड्स. संजीव मुंशी और गीता मुंशी वो कॉलेज काल से ही अश्विन जी के मित्र रहे हैं. विद्यार्थी काल में यूथ फेस्टिवल में गीत, संगीत, अभिनय के सभी कार्यक्रमों में वो बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते रहे, और उसके बाद इस मित्र दंपति ने जीवन भर उनका साथ निभाया और आज भी उनके पारिवारिक मित्र हैं, क्योंकि वे भी लॉस एंजलिस में ही रहते हैं. अश्विन जी के इस कार्य समूह में से एक कविता को उन्होंने अपनी ही आवाज में स्वरबद्ध करके भेजा है, जो मैं अभी आपके साथ शेयर करती हूँ और हम सब सुनते हैं.
एक सेकेंड, जरा थोड़ा नेट का इशू है। आप सुन पा रहे हैं क्या? हेलो जी नीरजा जी, आवाज आ रही। ओके ठीक है।
विश्व तणा दुखोथी हारनारो जिंदगी छे मुसाफरी गबदनी दप गबदनी निसा गगस्वनी पप पग सारी पनी सग पनी सग सा जानो जिछु बस अंतिम सत्य प्रेम छे ओ जानो जिछु बस अंतिम सत्य प्रेम छे सिवायनी दुनिया ने जाननारो નથી એ સિવાયની દુનિયાને જાણનારો નથી जिंदगी छे मुसाफरी માણી લેવામાં મજા जिंदगी छे मुसाफरी માણી લેવામાં મજા વમળમયી ચકરાયની વમળમયી ચકરાયની વમળમયી ચકરાયની ડૂબનારો जिंदगी छे मुसाफरी માણી લેવામાં મજા जिंदगी छे मुसाफरी जिंदगी छे मुसाफरी जिंदगी छे मुसाफरी बिल्कुल सच कहा गया है कि जो जीवन का अंतिम सत्य है वो प्रेम ही है। ये जो कविता है जो अभी आपने सुनी ये अश्विन जी की ही लिखी हुई है और राग कलावती में इसको उनकी मित्र जोड़ी संजीव और गीता मुंशी जी ने गाया है। साथियों, हमारे इस कार्यक्रम में अतिथि के रूप में हमारे साथ पंकज त्रिवेदी जी भी उपस्थित हैं। पंकज जी, आप विश्व गाथा प्रकाशन के कर्ता धर्ता हैं और ये जो पुस्तक है अश्विन जी की ये इन्हीं के द्वारा इनके प्रकाशन हाउस से प्रकाशित की गई है। पंकज जी, इसी नाम की एक त्रैमासिक पत्रिका विश्व गाथा, आप उसके संपादक भी हैं, आप लेखक हैं और कई वर्षों से हिंदी गुजराती लेखन में हैं और कई विधाओं में लिखते हैं। आप गुजराती भाषा में अनुवाद भी करते हैं। आपकी अब तक दर्जन भर से भी अधिक पुस्तकें हैं वो प्रकाशित हो चुकी हैं। आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है पंकज जी। कर्मभूमि मंच पर मुझे इस कार्यक्रम के लिए जो निमंत्रण दिया गया इसके लिए मैं पहले तो आपका आभार व्यक्त करता हूं और इस अवसर पर सबसे ज्यादा आभार मल्लिका जी का व्यक्त करता हूं क्योंकि इन्होंने एक ऐसे मित्र का परिचय हमको करवाया। ये इनके मित्र तो है मगर
साथ साथ हमारे साथ इस तरह से जुड़ गए, जैसे अन्नदा जी ने जिस तरह से जो बात रखी है, इतने भाव प्रभाव में हम लोग बह गए। हमको ऐसा लगा कि ये अश्विन हमारे बीच में नहीं है, ऐसा हम सोच भी नहीं सकते, वो हमारे साथ है। बिल्कुल ऐसे भाव प्रभाव में हम लोग बहते गए। और उनका चैट उपन्यास भी मैंने पढ़ा है, उसमें भी बहुत सारी उनकी फीलिंग्स है, बहुत सारी बातें, यादें, बहुत कुछ है। मैं बहुत ज्यादा लंबा बोलने वाला नहीं हूं, मगर मुझे इन दोनों के बीच में जो सबसे महत्वपूर्ण तत्व है, जो प्रेम तत्व, डिवाइन लव, प्रेम के बारे में बहुत सारी बातें होती है, मगर रियल ट्रू लव जिसको कहते हैं, इससे बड़ा, इससे अच्छा या इससे सार्थक प्रेम कभी मेरे हिसाब से नहीं हो सकता। इन दोनों के बीच में जो ये प्रेम है, वाकई डिवाइन लव है। तो उन दोनों को मेरा सैल्यूट है। एक बात उन्होंने जो कविता में कही है कि माँ इंतजार करती है कि बेटा आ जाए और उनको खाने के लिए वो परोसे। यहाँ पर बहुत सारी बातें ये भी है कि मल्लिका जी की भावना इनके साथ जुड़ी हुई है, और ये स्त्री तत्व जो है, वो, मैं अपनी बात करूं, चाहे मेरी पत्नी हो, चाहे, मगर स्त्री का 3 रूप है मेरे हिसाब से। शायद मैंने कहीं पढ़ा भी है, वो मेरे मन में है अभी। यही बात होती है कि सुबह में जो स्त्री होती है, घर में इधर उधर घूमती रहती, काम करती है, तो वो बहन का रूप होता है। जब वो खाना परोसती है तो वो माँ का रूप होता है। तो इस तरह से स्त्री के अलग अलग रूप को हम दिन भर में 24 घंटे में उसको महसूस करते हैं। तो स्त्री कोई एक व्यक्तित्व नहीं है कि जैसे एक बहन का रूप है, माँ का रूप है, इसको हम बांध नहीं सकते। स्त्री का एक वैश्विक पूरा एक उसका व्यक्तित्व है, जिसको हम हर पल अलग अलग अनुभव से गुजरते हुए महसूस करते हैं, ऐसा मुझे लगता है। हमारे जो इनके मित्र और अन्नपूर्णा जी ने जो बहुत अच्छा एक संदेश दिया, और वो भी काबिल तारीफ इसलिए रहा कि उन लोगों ने बहुत अच्छे से उनके साथ काम किया और उसको उन्होंने हमारे सामने शेयर किया। दूसरा, मैं स्मिता जी को इसका जो अनुवाद किया है, उन्होंने अनुवाद करना बहुत कठिन कार्य है, आप सब जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, मगर उन्होंने पूरी प्रतिबद्धता के साथ, और जहां भी उनको कहीं लगा कि इसका अर्थ मुझे समझना पड़ेगा, तो एक सफल अनुवादक वही होता है जो उस शब्द को समझे बिना उसका अनुवाद ना करे। तो वो जो तरणु शब्द का उपयोग उन्होंने किया और मल्लिका जी के साथ उन्होंने चर्चा की, ये अनुवाद की एक खासियत है। और इन्होंने तो बहुत सारा काम किया है स्मिता जी ने, तो उनको मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई। मैं दोनों परिवारों को भी बधाई देना चाहूंगा कि इन्होंने इस संबंध का स्वीकार किया, खास तौर से इनकी बेटियों ने, इनके परिवार ने, मल्लिका जी के परिवार ने। ये दोनों परिवार की जो बड़प्पन है, उनका जो एक औदार्य है, वो यहाँ पर झलकता है। तो मुझे लगता है कि ये अश्विन मैकवान कोई एक व्यक्ति नहीं रहा अब हमारे बीच में, वो एक ऐसी चेतना हमारे बीच में आपके और मेरे साथ मतलब इस तरह से संवाद करती है कि मुझे लगता है कि वो सब, हर एक व्यक्ति को ऐसा लगता है कि अश्विन हमारा भी मित्र है, मल्लिका जी का भी मित्र है, सबका मित्र है। तो ये इनकी चेतना इतनी प्रबल है कि हम तक वो पहुंचती है, हमारे दिल में आती है। हमने भले ही मिला नहीं, हम ना तो देखे उनको, मगर उनके शब्द जो है, उनकी जो भावनाएं है, उनका जो इनकी अभिव्यक्ति जो है, उसको पढ़ते हुए हमको लगता है कि नहीं, ये अश्विन हमारा भी है। तो ये बहुत बड़ी एक बात है। तो देश का प्रेम, वो तो सब लोग जो लोग बाहर गए हैं उनको हम सब सुनते आते हैं कि जो लोग बाहर गए हैं और या फिर आ नहीं पाते अपने वतन में, उनकी पीड़ा तो जरूर होती है। तो ये पीड़ा को उन्होंने अपनी कविताओं में हर जगह पे महसूस की।
और एक मुझे बहुत अच्छी बात ये लगी कि ये मल्लिका जी और अश्विन जी के बीच में अपने प्रेम का इकरार कभी इस तरह से हुआ ही नहीं था। और जब ऑनलाइन मिलने का एक सुयोग, एक अवसर मिला और तब जाके मल्लिका जी उनको बता रही थी, तो एक उन्होंने ही अभी बोला था कि तब वो उम्र चली गई थी जिसमें एक आकर्षण होता है। तो आकर्षण उस प्रेम में नहीं है, परिपक्वता है, पवित्रता है। तो ये जो प्रेम बाद में इतने सालों के बाद मिलने के बाद प्रकट हुआ है, वो कैसे प्रकट हुआ? तो वो शब्दों के माध्यम से, अभिव्यक्ति के माध्यम से, संगीत चाहे कोई भी अन्य कला के माध्यम से इन दोनों के बीच में। और चैट उपन्यास की जो एक ऊंचाई है और उसमें एक गहराई भी है, संबंधों की, रिश्तों की, अपनी भावनाओं की, वो वहां पर परिपूर्ण इसलिए भी होती है कि उसमें कहीं भी हमको ऐसा नहीं लगता है कि वो कोई चैटिंग ऐसी नहीं है कि जिसकी हमें जरूरत नहीं। ये एक पूरा सार्वजनिक संवाद हो गया मेरे हिसाब से। कोई भी व्यक्ति किसी भी रिश्ते में अगर प्रेम से रहता है या प्रेम करता है तो उनके लिए ये चैट उपन्यास सार्वजनिक रूप से ये सारे संवाद अपनापन लाते, ऐसा मुझे लग रहा है। तो ये उनकी सफलता माने, सफलता इसीलिए मैं कह रहा हूं कि एक उपन्यास के रूप में आया, एक किताब के रूप में आया इसीलिए, मगर मैं तो इसको ये कहूंगा कि इन दोनों के जीवन का ये साफल्य है, दोनों के जीवन का, क्योंकि उन्होंने अपनी भावनाओं को जिस कदर से संजोया, और खास तौर से मल्लिका जी ने काफी कुछ सहा है इसके लिए। उनकी मनोव्यथा मैं समझ सकता हूँ। जब तक उन्होंने नहीं कहा था, अश्विन जी को पता ही नहीं था, तो वहां उनकी अभिव्यक्ति कुछ हद तक सीमित थी। मगर मल्लिका जी ने जब तक अपनी उस इमोशन को रोका है, अपने अंदर संजो के, जब तक उनको नहीं कहा, तब तक उनके मन में क्या बीती होगी। ये एक, मैं भले ही कहा जाता है कि महिला का दर्द समझती है, मगर मैं ये मानता हूं कि सर्जक स्त्री भाव में आता है तभी सृजन होता है। और इस नाते मैं ये सारी अनुभूति को महसूस कर रहा हूँ। तो मल्लिका जी को मेरा एक सलाम और बनता है। इसमें सभी लोगों का काम है। स्मिता जी का अनुवाद है, आप लोगों के मंच के कारण यह लोकार्पण हो रहा है, अन्नदा जी का आशीर्वाद मिला है, अन्नपूर्णा जी भी है, और ये एक किताब का जो कवर पेज बना है, इसके ऊपर हमारा जो केसरी, हरा और सफेद रंग जो हमारे देश का प्रतीक है, तो ये अश्विन जी का जो देश के प्रति, अपने वतन के प्रति जो प्रेम है, उसको उजागर करने का एक काम है। दूसरा ये कि अंकुर जी ने, हम लोग, मल्लिका जी और हम लोग मिले थे एक बार, अहमदाबाद मेरा आना जाना रहता है, तो इनमें जो भी रेखांकन बनाए अंकुर जी ने, तो अंकुर जी का इसलिए इतना महत्व है कि इन्होंने प्रत्येक कविता को पढ़ने के बाद उस कविता के जो भी फीलिंग्स है उसको उन्होंने बिल्कुल महसूस करने के बाद ये रेखांकन तैयार किए। और इसके बारे में हम लोगों की फोन पर चाहे रूबरू इस तरह से हमारी चर्चाएं होती रही है। और जब मल्लिका जी ने कहा कि पंकज जी मैं ये प्रेस में ये जाके ये कर रही हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि हमें कहीं ऐसा नहीं लगा कि हम लोग कहीं प्रोफेशनल है। बिल्कुल पारिवारिक एक भाव था, और मल्लिका जी के साथ साथ हम लोगों की भावनाएं भी जुड़ी थी कि इस किताब को एक साकार रूप दिया जाए। ज्यादा लंबी बात इसलिए विश्वगाथा के बारे में मुझे नहीं करनी है कि ये काम अलग है, मगर अश्विन जी बहुत आयामी उनका व्यक्तित्व था। और इन्होंने एक रमेश पारेख जो गुजराती के बहुत अच्छे कवि हैं, इनकी जो ये पंक्ति का चयन जो किया है मल्लिका जी ने कि जुओ के पत्थरों में शिल्प कोतरायु छे, जुओ के पत्थरों में शिल्प कोतरायु छे, तमे गया छो तमाराथी क्या जवायु छे। ये दो पंक्तियां मेरे हिसाब से अश्विन जी हमारे बीच में आज भी उपस्थित है, ये हमको महसूस कराने के लिए काफी है। और ये पंक्ति का चयन उन्होंने बहुत ही बेहतरीन किया है। तो मैं सबका इन दोनों परिवारों को खास तौर से अभिनंदन दूंगा कि उन्होंने बड़े मन से
मल्लिका जी को ये इतना फ्रीडम दिया, इतना काम करने के लिए। ये जो उनकी दोनों बेटियां जो है, प्रिया मैकवान, हिरवा मैकवान, मैं उनको भी याद कर लूं, उनके परिवार को भी याद कर लूं। तो मेरे हिसाब से ये अश्विन जी की जो प्रकृति है, प्रकृति माने यहाँ स्वभाव, तो इनका जो स्वभाव है, इनके अंदर जो संस्कार है, इनके अंदर जो साहित्य और कला का जो एक संचय था, वो उनका प्राण तत्व था मेरे हिसाब से। और ये प्राण तत्व के कारण उनकी बहुमुखी, बहुआयामी एक प्रतिभा बनकर हमारे सामने आई और उसको सही रूप में मल्लिका जी ने पहचाना और उस पहचान को न केवल गुजरातियों के लिए मगर पूरे विश्व के लिए ये अंग्रेजी अनुवाद करवा के उन्होंने पूरे विश्व को ये समर्पित किया है। और मैं मानता हूं कि जहां भी अश्विन जी की आत्मा होगी वो ये देख रहे होंगे, सुनते होंगे, और हम सब की ओर से मैं उनकी आत्मा को नमन करता हूं। एक सार्थक प्रयास के रूप में मल्लिका जी ने बहुत ही बड़ा योगदान दिया है, अपना मित्र भाव निभाया है, अपने प्रेम को उन्होंने प्रदर्शित किया है इस तरह से। तो मैं ज़्यादा बोलना नहीं चाहूँगा, दूसरे भी वक्ता है। और मैं प्रीति जी थोड़ी देर में रहूँगा, मुझे किसी अनिवार्य काम से जाना पड़ेगा। थोड़ी देर के बाद मैं आपसे यहाँ से मैं रजा लूँगा। तो जी बिल्कुल, मैं बस इतना ही कहकर आप सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। थोड़ी देर के लिए मैं हूँ। जी धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत आभार पंकज जी, आपने इतनी सटीक अभिव्यक्ति करी है इस पुस्तक के बारे में, अश्विन जी के बारे में। और आपने एक बहुत ही शानदार बात कही है कि अश्विन जी अभिव्यक्ति नहीं, चेतना है। तो मेरे पास कोई शब्द नहीं है पंकज जी कि मैं आपको क्या कहूँ, क्योंकि जो जो मैं सोच रही थी वही सब आपने बता दिया। और बस यही हमारी जब बात मल्लिका जी हमारी जब बात होती थी तो मैंने आपको देखकर जो महसूस किया वही चीज मैंने यहाँ पर बताने की कोशिश की है। जी प्रीति जी आप आगे बढ़ाइए। हाँ, मैं ये बता रही थी कि उनकी बेटी आई थिंक हिरवा शायद हमारे इस प्रोग्राम में अभी उपस्थित हैं, तो मैं उनका भी स्वागत करना चाहूंगी और उनकी उपस्थिति के लिए उनको धन्यवाद भी बोलना चाहूंगी। अगले चरण में पहुंचते हैं इस कार्यक्रम के। दोस्तों, कविताओं की अपनी महत्ता होती है, लेकिन इस बात से भी हम इनकार नहीं कर सकते हैं कि यदि उसमें रेखा चित्र भी जुड़ जाएं तो पुस्तक की जो सुंदरता है वो एक अलग ही स्तर पर पहुंच जाती है। हमारे बीच आज ऐसे ही एक जाने माने चित्रकार अंकुर सूचक जी उपस्थित हैं, जिन्होंने कि अश्विन जी की इस पुस्तक में रेखांकन किया है। उनके बारे में थोड़ा सा परिचय आपको देना चाहूंगी। अंकुर जी ने फाइन आर्ट्स में ग्रेजुएशन किया है और आप पिछले 20 वर्षों से विजुअल आर्ट्स, इलस्ट्रेशंस तथा ऑयल पेंटिंग कर रहे हैं। आपके कार्यक्षेत्र में गुजराती साहित्य, एडवर्टाइजिंग एजेंसी, गुजराती पाठ्य पुस्तक मंडल, यूनिसेफ गांधीनगर, गुजरात यूनिवर्सिटी आदि शामिल हैं। आप विशेष रूप से जैन धर्म से संबंधित साहित्य में चित्रकारी कर रहे हैं और स्वामी नारायण संप्रदाय के सभी समुदायों में भी आप चित्रकला के माध्यम से उनसे जुड़े हुए हैं। और अश्विन जी की ये जो कविता संग्रह है उसमें भी हर कविता के लिए उन्होंने ग्रे हाफ टोन चित्र बनाया है। आपका बहुत बहुत स्वागत है अंकुर जी। जी नमस्कार। कर्मभूमि के सभी सदस्य और यहाँ पर उपस्थित जो मोबाइल की छोटी छोटी खिड़कियों में जो लोग दिखाई दे रहे हैं वो सभी लोगों से भी वार्तालाप चल रहा है। तो आप सभी लोग साहित्य के शिखर पे बहुत ऊपर की पायदान पे बैठे हुए लोग हैं। मेरा काम बेसिकली चित्र बनाना है, बोलना तो है नहीं, लेकिन मल्लिका जी का आग्रह था कि आप थोड़ा बहुत आपकी यात्रा के बारे में बताइएगा। आप सभी लोगों को सुना, काफी बहुत आयामों से अश्विन जी को समझने का मौका मिला, क्योंकि मैंने जो ये पोएट्रीज पढ़ी तो उस पोएट्री में मुझे बहुत सारी चीजें उनके बारे में समझने को मिली। और खास करके स्मिता जी ने जो अपने प्रस्तावना में एक शब्द इस्तेमाल किया है गुजराती का, घर जुरापो, होम सिकनेस,
એને કદાચ અમે લોકો ગુજરાતીમાં વતન જુરાપો પણ કહીએ कि वतन से दूरी क्या होती है, उसका पूरा बयान यानी कि ये कविता संग्रह है। मैं रोया परदेश में भीगा माँ का प्यार, मैं रोया परदेश में भीगा माँ का प्यार, दुख ने दुख से बात की बिन चिट्ठी बिन तार। निदा फाजली साहब का ये दोहा है। तो उर्मिया वेदनाएं अक्सर जब व्यक्त होती है तब उसे शब्दों की बहुत बाद में आवश्यकता शायद पड़ती है। वो अपने आप जहां तक पहुंचना होती है वहां पे पहुंच जाती है। तो अश्विन जी की कर्मभूमि भले ही पश्चिम में उसका बीज हो और वहां पे उनको जाना पड़ा, वो वहां गए। हालांकि मुझे ताज्जुब हुआ कि उन्होंने अपनी पढ़ाई अर्थशास्त्र में की है, लेकिन जब उनकी कविताएं पढ़ी आगे की प्रस्तावना में मुझे ये जानने को मिला कि वो अभिनय के भी माहिर थे, उनकी भी उन्होंने तालीम ली हुई है, संगीत की भी तालीम ली हुई है। तो मुझे ये ताज्जुब हुआ कि अर्थशास्त्र और कला शास्त्र का इतना बेहतरीन संतुलन एक आदमी में होना ये एक बहुत बड़ी बात है, एक बहुत बड़ी प्रतिभा है ये। और ये पूरी जो किताब का सर्जन यात्रा जो शुरू हुई उसका उद्गम बिंदु विश्व गाथा पंकज भाई है। आगे शत्रुपा का जो हमने काम किया वो अनुभव बहुत बढ़िया रहा। तो कहीं ना कहीं मल्लिका जी के पास भी और आप सब लोग के पास भी शत्रुपा पहुंची। तो वो शत्रुपा में जो मेरे रेखा चित्र थे वो आप तक पहुंचे। तो कुछ न कुछ ऐसी बात बनी कि अश्विन जी की पूरी रचनाओं का मेरे पास आना पंकज भाई के द्वारा, मल्लिका जी के द्वारा। मुझे पूरी बात मल्लिका जी ने फोन पे बताई, उन्होंने पूरा वर्णन किया कि ये कविता की मूलभूत लेखिका वो नहीं है, लेकिन वो किस भावना से ये पूरा कार्य कर रही है। तो ये समझ के मुझे बहुत ऐसा लगा कि रिश्तों की अगर गरिमा होती है तो ये गरिमा होनी चाहिए। ये किताब का जो सर्जन है वो मेरे ख्याल से एक किताब को सर्जन करके प्रकाशित करना एक बच्चे को जन्म देने से कम वेदनीय कर्म नहीं है। एक किताब को प्रकट करने के लिए बहुत सारी जद्दोजहद से, उधेड़-बुन से निकलना होता है। उसका स्वरूप, उनका क्या डिजाइन होना चाहिए, किस तरीके से उसका लेआउट बिछाएंगे, किस तरह से वो भावक जब ये किताब देखेगा तो जो कविता लिखी गई है उसको हम किस लेआउट में पेश करें, उसको किस तरह से चित्रात्मक बनाए कि जो पढ़ने वाला है, जो भावक है, वो अश्विन जी की भावनाओं के साथ बिल्कुल हूबहू करीब जाके उसको समझ सके और वही अनुभव पा सके। तो एक तरफ से देखा जाए तो ये एक मास कम्युनिकेशन भी है। सॉलिड चीज को एक हाथ से दूसरे हाथ में रूपांतरित करना या स्थानांतर करना एक आसान चीज है, लेकिन किसी भी विधा को, कला की विधा को, तो स्पेशली जब कविता होती है, काव्य सर्जन जो होता है वो काफी सूक्ष्म तरीके से उसको लिखावट में ढाला जाता है। फिर उस अमूर्त को हम जब मूर्त रूप देते हैं तब हमको उतना ही सावधानी बरतनी होती है, उतना ही संवेदनशील होना पड़ता है, क्योंकि जब आप किसी अमूर्त चीज को मूर्त में ढालते हैं तो वो ज्यादा एक्सपोज भी नहीं होना चाहिए। वही गरिमा चित्रांकन में भी बनी रहनी चाहिए, वही एक सोबरनेस चित्रात्मकता में आखिर तक बनी रहनी चाहिए, पहली कविता से लेकर आखिरी कविता तक। तो ये एक चैलेंजिंग काम था। कविता एक लाघवता का कार्य है। मैं पढ़ता बहुत हूँ, लेकिन ये लाघवता जो है वो चित्रात्मकता की शैली में भी हम लोग लाने की कोशिश अक्सर करते रहते हैं। सब कुछ बता देना, सब कुछ लिख देना या सब कुछ चित्रित कर देना मेरे हिसाब से कला नहीं है। इशारों में, प्रतीकों से जो बात अगर कम्युनिकेट हो जाती है, दैट इज द बेस्ट वे टू कम्युनिकेट। तो इसमें हम सब लोगों ने मिलकर बहुत कोशिश की है। मल्लिका जी ने काफी सहयोग दिया है कि उनके दिमाग में जो अहमदाबाद है वही अहमदाबाद हमें चित्रों में लाना है। अश्विन जी के दिमाग में जो अहमदाबाद था, वो जो अहमदाबाद छोड़ के गए थे, उस वक्त जो अहमदाबाद के रास्ते थे, जो बिल्डिंगें थी, जो बसेस थे, तो अगर हम उनका कोई उपयोग करेंगे तो उसी तरह के रेफरेंस उन्होंने मुझे भेजे, जो मेरे लिए काफी सरल रहा।
परंतु इतनी हद तक मल्लिका जी ने भी काफी मेहनत किया कि क्योंकि उनकी मनोभूमिका से सबसे ज्यादा करीब मल्लिका जी थी, तो उनकी ये संवेदनशीलता उन्होंने धीरे धीरे हम सब लोगों में बांटी। हम लोगों ने अपनी भूमिका के हिसाब से उसको ग्राह्य किया। तो बहुत एक अच्छी किताब आज उसका विमोचन हो रहा है। अश्विन जी भले ही अमेरिका की भूमि में उनका देह विलय हुआ हो, लेकिन यकीनन आज उनकी सूक्ष्म चेतना अहमदाबाद की भूमि के आसपास और हम सब लोगों के आसपास हम लोग महसूस कर पा रहे होंगे। तो ये बहुत सही ढंग से हमने दी गई हमारी उर्मी की अंजलि है। तो मैं सभी आप लोगों से मैं अपना धन्यवाद प्रस्तुत करता हूं कि आप लोगों ने मुझे यहाँ पे सम्मिलित किया। कुछ बोलने का मेरा काम नहीं है, फिर भी मैं अपनी भावना यहाँ पे प्रकट करता हूँ। आप सभी लोगों का आभार और वंदन करता हूँ और सभी लोगों को खूब खूब शुभकामनाएं कि बहुत अच्छी किताब प्रकाशित हुई। अब उसका प्रसारण भी बहुत बढ़िया ढंग से होगा। धन्यवाद। आपको मैं कि आपने साहित्य को कला से जोड़ने का एक बहुत महत्वपूर्ण काम किया है। और दूसरा मैं जो बोलना चाहती हूँ कि आपने कहा कि सब कुछ बता देना नहीं चाहिए, तो बिटवीन द लाइंस जो है इन कविताओं में, बिटवीन द लाइंस जो है उसको अपने चित्र में ढाला है और उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। धन्यवाद जी, वाकई बहुत शानदार काम किया अंकुर जी आपने, और हम सबने वो पुस्तक देखी है और ये आपकी कला भी देखी है। और आपने कहा कि आप बोलते नहीं है, चित्रकार का काम चित्र बनाना है, लेकिन आप बोलते भी बहुत शानदार हैं। और आपने जिस तरीके से पूरी प्रक्रिया को समझाया है तो हम लोगों के लिए भी बड़ा ये लाभप्रद रहा है और आपको सुनने में भी बहुत आनंद आया। आप आया कीजिए। दोस्तों, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में विशारद, गुजराती फिल्मों की पार्श्व गायिका एवं हमारी प्रिय हिमाली व्यास, उन्होंने अश्विन जी का एक बहुत ही प्रिय गीत गाकर उनके प्रति अपना स्नेह और श्रद्धा व्यक्त की है। गीत है राखना रमकड़ा मारा रामे रमता राख्या रे, मृत्यु लोकनी माटी माथी मानव कहीने भाख्या रे। गुजराती फिल्म मंगल फेरा के इस गीत का भावानुवाद जो है वो इस तरह से है कि सर्जनहार ने इस पृथ्वी पर राख के खिलौने भेजे, मृत्यु लोक की मिट्टी से बने ये खिलौने इंसान कहलाए। आइए सुनते हैं सुप्रसिद्ध संगीतकार अविनाश व्यास का लिखा एवं संगीतबद्ध किया हुआ ये गीत हिमाली की आवाज में। राखना रमाकड़ा ए रमाकड़ा, राखना रमाकड़ा ए रमाकड़ा, मारा रामे रमता राख्या रे, मृत्यु लोकनी माटी माथी मानव कहीने भाख्या। हे राखना रमकड़ा। बोले डोले बोले डोले रोज रमकड़ा, नित्य नित्य रमत्यूं, नित्य नित्य रमत्यूं मांडे। बोले डोले रोज रमकड़ा, नित्य नित्य रमत्यूं
धन्यवाद हिमाली आपका। साथियों, ये कर्मभूमि का सौभाग्य है कि हिमाली व्यास जो हैं उनकी मदर आदरणीय नीता व्यास जी वो भी हमसे जुड़ी हुई हैं और उनकी उपस्थिति से कर्मभूमि बहुत समृद्ध अनुभव करती है। नीता जी भी गायन में निपुण हैं और आप हिंदी गुजराती लेखिका भी हैं और हमने उनको बड़ी कुशलता से मंच संचालन करते हुए भी देखा है। मैं नीता जी से अनुरोध करूंगी कि वे आकर अपना वक्तव्य दें। नमस्ते प्रीति जी, मल्लिका जी, स्मिता जी, अन्नदा जी, मैं आप सभी को प्रणाम करती हूँ। और मैं आज बहुत भावुक हो चुकी हूँ। कुछ क्या कहूँ मैं अश्विन जी के बारे में। मेरी उनसे कोई मुलाकात तो हुई नहीं, मल्लिका जी ने उनसे मुलाकात करवाई फेसबुक के माध्यम से। हमारी बातें मैसेंजर पे होती रहती थी। जब भी मैं कुछ पोस्ट रखती थी हिमाली की या कुछ भी रखती थी तो वो मुझे मैसेंजर में उसका जवाब देते। संगीत के और साहित्य के व्यक्ति थे और उनकी हमेशा एक बस चाह थी कि मुझे भारत आना है। ये जो कविता मैं आज ये इसमें नहीं ली गई है, लेकिन वो थोड़े थोड़े दिन में मुझे कुछ कविताएं भेजते रहते थे, कुछ संगीत भेजते रहते थे, कुछ सितार का रिकॉर्डिंग भेजते रहते थे। उनकी एक कविता जो है वो वतननी याद बनने तर बतर करे नहीं, वतननी वातो थाय तो विसरायलू वतन याद आवे। जब भी देश की बात होती थी तो वो बोलते थे कि मुझे जो मैं भूल चुका हूँ या नहीं भूल चुका हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि वतननी वातो थाय तो विसरायलू वतन याद आवे। जेम राधा ने वर्षों पछी पण कानजीनी याद आवे। जैसे कृष्ण को राधा याद आती है उसी तरह मुझे मेरा वतन याद आता है। मूळमाथी उखड़ीने बीजी धरती में रोपाऊं कपरू होय छे। हम किसी पेड़ को या पौधे को जड़ समेत उखाड़ के कहीं और जगह ले जाते हैं तो उस वृक्ष को या पौधे को भी वहां की धरती की मीठी महक याद आती है। तो लिखते हैं कि मूळमाथी उखड़ीने बीजी धरती में रोपाऊं कपरू होय छे, ए वृक्ष ने पण स्वधरतीनी मीठी महक याद आवे छे। ने आम जुओ तो ऊपर ऊपर थी कशो फरक ना वर्ताय, पण दिल खोलू तो देश ना 32 पकवानों महक याद आवे छे। ऊपर ऊपर से तो किसी को कुछ पता नहीं लगता। मैं जब भी उनसे मैसेज करती रहूं, मैं जानती थी कि वो अस्वस्थ हैं। मल्लिका जी से मैं हमेशा उनके बारे में पूछती रहती थी। तभी तक उनका मैसेज मैसेंजर में नहीं आता था तो मैं मल्लिका जी से पूछती थी तो कहते थे हाँ वो अस्पताल में है, उनकी तबीयत अभी ठीक नहीं है। तो मैं बस जस्ट पूछती थी कि केम छो, तो वो कहते थे कि बस मजामा छू। उनका एक आखिरी संदेश मेरे लिए था कि मुझे भारत आना है। मैं हमेशा उनसे कहती थी कि हम सबको आपसे मिलने की बहुत इच्छा है। आप जब भी भारत आओगे हम आप सबके साथ रहेंगे। और उनको गुजराती भोजन की बहुत इच्छा थी कि मुझे गुजराती भोजन बहुत याद आता है। और मैंने उनसे कहा था कि आप जब भी भारत आओगे, जितने भी दिन रहोगे, गुजराती भोजन खिलाने की जिम्मेदारी मैं ही लूंगी। उनका एक मैसेज मैं जब पूछती थी कि कैसे हो, तो उनका एक आखिरी मैसेज था कि जी साची बात छे। मैं कहती थी कि मैं प्रार्थना करती हूँ, तो उन्होंने लिखा कि जी साची बात छे, प्रार्थना અને શ્રદ્ધાથી જ તરી જવાય છે। દવાની સાથે દુઆ પણ એટલી જ અગત્યની છે। કોલોનोस्कोपी पहला डॉक्टरे पर आज बात करी है। उनकी जब कोलोनोस्कोपी हुई थी तब डॉक्टर ने भी कहा था कि साथ साथ सभी दुआ भी करते हैं और वो भी ज्यादा काम करती है। હું આશાવાદી છું। અમદાવાદ આવીને તમને બધાને મળવું છે। अहमदाबाद की और देश की चाहत बहुत थी उन्हें, सबको मिलने की बहुत चाहत थी। गुजराती फूड पण खाવું છે, તે अहमदाबादनी माटी में रोड़ाવું છે। अहमदाबाद की मिट्टी में लोटपोट होना था उनको। वर्षों थया अहमदाबाद आवी, मारी ए छेल्ली सुध करे जे प्रभु पूर्ण करे।
बहुत सारे मैसेजेस उनके मेरे पास मैसेंजर में पड़े हैं और मैं बहुत भावुक हो जाती हूँ जब भी ये पढ़ती हूँ। लेकिन मल्लिका जी, आपने हम ये अभी जो गाना सुना हमने कि राख ना रमकड़ा, हम मिट्टी के बने हैं, राख से बने हैं, वो उनको बहुत पसंद था। वो जानते थे कि कुछ दिन के लिए ही मेहमान है, अब मिट्टी में ही मिलने वाले हैं। लेकिन मल्लिका जी, आपने उनके शब्द, उनका प्रेम, उनके अक्षर, उनको वो मिट्टी से, वो राख से आपने चुन चुन के निकाले और उसको ये देह स्वरूप दिया आपने उसको। ये उनका देह है, अभी अक्षर देह में आपने उसको ढाला है। वो कहीं नहीं गए हमारे बीच से। पहले तो कहीं से बेटे पास, पति पास थे, रिश्तेदारों के पास थे। आज ये पुस्तक के माध्यम से आज हम सबके पास है, मेरे पास है, आपके पास है, यहाँ जितने भी उपस्थित है उन सबके पास है। और स्मिता जी ने जो अनुवाद किया है तो ये अंग्रेजी अनुवाद से शायद दुनिया के लोगों के पास पहुंचेंगे। तो हम ये नहीं कह सकते कि अब अश्विन जी हमारे पास नहीं है, वो हमारे पास ही है और अक्षर देह से वो हमारे पास रहेंगे। नश्वर देह भले ही वो राख में गया हो चाहे मिट्टी में गया हो, ये तो नश्वर है, हम सब जानते हैं, मगर अक्षर देह से, शब्द देह से वो हम सबके बीच है, अमर ही रहेंगे। आज भी वो हमें देख रहे हैं और मैं वादा करती हूँ कि जब भी हम सब मिलेंगे, हम एक बार उनका मनपसंद भोजन, उनकी मनपसंद संगीत की जगह हम सब मिलकर एक बार कुछ कार्यक्रम करेंगे जरूर। अन्नदा जी भी जब यहाँ भारत आएंगी, हम उन्हें भी लेकर अहमदाबाद घुमाएंगे। अश्विन जी को जहाँ पर आप जो कॉलेज में पढ़ते थे, वहाँ पर एक बहुत सुंदर संगीत का कार्यक्रम का आयोजन करेंगे। जहाँ जहाँ जो काकरिया सब जगह मैसेंजर में लिख लिख कर वो मुझे बताते कि मुझे ये सब जगह पसंद है, मुझे ये सब जगह पसंद है, मैं यहाँ घूमता था, यहाँ रहता था। तो उन सब जगहों पर हम सभी मिलकर उनको श्रद्धांजलि, मैं नहीं कहूंगी कि श्रद्धांजलि उन्हीं को दी जाती है जो हमारे साथ नहीं होते, जो हमारे बीच नहीं होते। वो तो अपने प्रेम और अपनी इच्छाओं से और अपने जो शब्दों से, अपने कार्य से वो हम सबके बीच में है अभी भी, और वो शायद हम सबको सुन रहे हैं और हम ये अनुभव महसूस कर रहे हैं कि आज उनकी रूह हम सबके साथ है, हम सबके बीच में है। वो भले पढ़ नहीं पाते होंगे मगर वो सुन जरूर सकते होंगे, वो देख जरूर सकते होंगे। इससे ज्यादा मैं और कुछ नहीं कह सकती। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद नीता जी, धन्यवाद। भावुक कर देने वाले पल हैं। आपने जो विचार प्रकट किए उससे मैं सहमत हूँ कि जो आपने कहा कि हम एक बार निकलेंगे सब और उन सारी जगहों पर जाएंगे, तो निश्चित रूप से हम पूरी टीम कर्मभूमि और हमारे सभी मित्रों को लेकर एक बार ये कार्यक्रम जरूर करेंगे। और अश्विन जी हमारे साथ हैं और हमेशा रहेंगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया नीता जी। दोस्तों जी आप कुछ कहना? नीता ने जो कहा कि भवंस कॉलेज का जो गीता हॉल है, मेरी भी बहुत इच्छा है कि एक जो उपन्यास का दूसरा भाग जब आएगा तो मैं चाहती हूँ कि भवंस कॉलेज के गीता हॉल में हम ये फंक्शन करेंगे, अगर कोरोना कहर चला गया, और हम सब वहीं मिलेंगे जहाँ अश्विन रिहर्सल किया करते थे। बिल्कुल बिल्कुल वहीं होगा अगला कार्यक्रम जब ये पुस्तक रेडी होगी। दोस्तों आज के हमारे इस कार्यक्रम में हिंदी कवित्री एवं कथाकार निशा चंद्रा जी भी उपस्थित हैं। निशा जी मल्लिका जी की मित्र तो है ही, अश्विन जी से भी उनकी मित्रता रही और एक जुड़ाव रहा, वो भी इस पुस्तक, इससे पहले वाली जो उपन्यास था उसकी यात्रा की साक्षी रही हैं। मैं कर्मभूमि के मंच पर उनका स्वागत करते हुए उन्हें आमंत्रित करती हूँ और अनुरोध करती हूँ कि वे अपनी बात कहें। आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन निशा जी। धन्यवाद प्रीति। यहाँ उपस्थित सभी प्रबुद्ध जनों और कर्मभूमि मंच को मेरा प्रणाम। आज का दिन हम सबके लिए बहुत विशिष्ट है। किसी के जाने के बाद उसकी पुस्तक का विमोचन बहुत कम होता है ऐसा। इसके लिए मल्लिका बधाई की पात्र हैं। इस सुंदर अवसर पर अश्विन भले ही देह रूप में हमारे साथ ना हो, पर उनकी प्रेजेंस में
और सभी महसूस कर सकते हैं। और शायद आज उनकी आत्मा एक ऐसी तृप्ति महसूस कर रही होगी जो कई बार जीवन होते हुए भी कई लोग नहीं प्राप्त कर सकते हैं। मुझे तुम पर गर्व है मल्लिका, जिस तरह तुमने अश्विन की कविताओं का संग्रह तैयार करके उसे पुस्तक रूप में प्रकाशित करवाया। तुमने दुनिया को बता दिया कि प्रेम सही मायने में कैसा होता है। प्रेम को एक नया रूप, नया आयाम, नया विस्तार दिया तुमने। स्मिता ध्रुव ने इन कविताओं का अंग्रेजी में अनुवाद किया, वह भी बधाई की पात्र हैं। निर्खू तने मारी कवितानी के लिए की सभी कविताएं बेहद सुंदर और भावुक कर देने वाली हैं। अपने देश के प्रति प्रेम, देश छूट जाने की पीड़ा, वापस अपनी मिट्टी में आने की इच्छा, सब कुछ इन कविताओं में समाहित है। सच कहूं तो यू एंड मी द अल्टीमेट ड्रीम ऑफ लव और निर्खू तने मारी कवितानी के लिए दोनों पुस्तकें पढ़ते समय अश्विन और मल्लिका दोनों मेरे इर्द गिर्द मन मस्तिष्क में छाए हुए थे। कभी लगा ही नहीं कि अश्विन को नहीं जानती हूँ। मल्लिका की तरह वह भी मेरे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा बन चुके हैं। अश्विन, तुम्हें भी इस पुस्तक के लिए बहुत बहुत बधाई। मल्लिका ने आज तुम्हारे शब्दों को पुस्तक रूप देकर तुम्हें हमेशा के लिए अमर कर दिया है। जब भी लोग इस पुस्तक को पढ़ेंगे हमेशा कहेंगे, एक था अश्विन। ठीक वैसे ही जब बहुत दिनों बाद यू एंड मी हमारे बच्चे और उनके बच्चे पढ़ेंगे तब कहेंगे, एक थी मल्लिका, एक था अश्विन। थैंक यू। धन्यवाद निशा जी। मल्लिका जी, मैं आपको धन्यवाद ज्ञापन के लिए आमंत्रित करती हूँ। मल्लिका जी। कुल मिला के आज का कार्यक्रम बहुत सफल रहा और कहीं भी हमें नेट का भी प्रॉब्लम नहीं हुआ। मैं महसूस करती हूँ कि अश्विन ये कार्यक्रम देख रहे हैं और उन्होंने ये मदद की है कि हम सब अच्छी तरह से अपने भावों को व्यक्त कर सके। इस कार्यक्रम के सुंदर आयोजन के लिए सबसे पहले मैं कर्मभूमि अहमदाबाद का दिल से आभार व्यक्त करती हूँ और इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय अन्नदा पाटनी जी, विश्वगाथा प्रकाशन के पंकज त्रिवेदी जी, श्रेणिक शाह, अगम शाह, उनकी समस्त टीम और इस काव्य संग्रह की हर कविता के लिए सुंदर रेखा चित्र बनाकर साहित्य को कला से जोड़ने वाले सुप्रसिद्ध चित्रकार अंकुर सूचक का भी दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। इन कविताओं के अंग्रेजी अनुवाद के लिए मैं मेरी सहेली गुजरात की जानी मानी लेखिका स्मिता ध्रुव की भी आभारी हूँ। अश्विन के परिवार से भी मेरी उतनी ही आत्मीयता है। उनकी जीवन संगिनी प्रिय स्मृति, उनकी प्यारी बेटियां हिरवा और प्रिया को खूब खूब प्यार भेजती हूँ। हिरवा और प्रिया ने तो इस पुस्तक में अपने पिता के बारे में प्यार भरे शब्द लिखकर इस काव्य संग्रह को एक अलग पहचान दी है। पहले निवासी अश्विन के अंतरंग मित्र दंपत्ति संजीव मुंशी और गीता मुंशी ने अश्विन की कविता को अपनी मधुर आवाज देकर स्वरबद्ध किया, जो आप सबने सुना। मैं आप दोनों की भी दिल से आभारी हूँ। आपकी अश्विन से दोस्ती इस दुनिया में एक मिसाल बनकर रहेगी। हमारी प्रिय सखी नीता व्यास की बेटी गीत संगीत से जिनका नाता है, प्रिय हिमालय व्यास नायक की मधुर आवाज में सुप्रसिद्ध गीतकार संगीतकार अविनाश व्यास का लिखा और स्वरबद्ध किया गीत भी आपने सुना, जो अश्विन का अति प्रिय गीत था। मैं दिल से आभारी हूँ हिमालय। और नीता और निशा, ये दोनों मेरी बहुत क्लोज सहेली बन गई इस कैट उपन्यास के माध्यम से, क्योंकि इस उपन्यास की मैन्युस्क्रिप्ट सबसे पहले निशा ने पढ़ी थी। वो मैं कभी नहीं भूल सकूंगी, क्योंकि वो पढ़ने के बाद बीच बीच में भी उसने मुझे फोन किए कि मैं यहाँ तक पहुंची हूँ और बहुत ही इन्वॉल्व हो रही हूँ। मैं भूल गई हूँ कि इसकी नायिका कौन है। मुझे लगता है कि मैं ही इस किताब की नायिका हूँ। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा पुरस्कार था कि मैं इस तरह से इस किताब को अश्विन के साथ मिलकर लिख पाई। और अश्विन के कारण ही मुझे आप जैसे इतने सारे दोस्त मिले। और अंत में मैं इस मंच से अश्विन को मेरा प्यार भरा सलाम भेजती हूँ, क्योंकि अक्सर वो मुझे चैट में ऐसे लिखते थे कि मेरा प्यार भरा सलाम। तो आज मैं आपको यहाँ से
बहुत खुश। एक सार्थक कार्यक्रम के लिए आप सभी का आभार और मल्लिका जी के धन्यवाद वक्तव्य को शब्दशः दोहराती हुई टीम कर्मभूमि भी हमारे अतिथियों को सादर नमन करते हुए उनका आभार व्यक्त करती है। साथ ही वे सभी मित्रगण जो कि अपना अमूल्य समय निकालकर इस लिंक के माध्यम से हमसे जुड़े हैं, उनका भी बहुत बहुत आभार। शीघ्र ही कर्मभूमि के एक और कार्यक्रम